वेलकम स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया की रासायनिक बल गतिकी। अभिक्रिया की रासायनिक बल गति, केमिकल काइनेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो अभिक्रिया के रासायनिक बल गतिकी की यदि हम बात करें तो अपने पास में सबसे पहले क्या आता है, शून्य कोटि अभिक्रिया आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। चलिए, तो शून्य जीरो कोटि अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए, तो जीरो कोटि अभिक्रिया क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या फिर जो आयन होते हैं वो अभिक्रिया के या अभिकारक के सांद्रता को प्रभावित नहीं करती है, वे अभिक्रिया की सांद्रता को प्रेजेंट नहीं करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं या शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। भी कहने का मतलब है भी कोई भी शून्य कोटि अभिक्रिया के अंदर, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई परमाणु, अणु या कोई भी आयन भाग लेता है तो वो अभिक्रिया की सांद्रता को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह क्या कहलाती है, शून्य कोटि रिएक्शन कहलाती है। या अपन यह कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रताओं का योग क्या होता है, शून्य होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं, अणुओं आदि का जो घातांकों का योग होता है, आदि के घातांकों का जो योग होता है, उन घातांकों का जो योग है वो क्या होता है, शून्य होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, शून्य कोटि रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा, माना कोई रिएक्शन अपने पास भी, अपने पास में माना कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई रासायनिक अभिक्रिया है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु भाग लेते हैं और वह क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, पी बनाते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग नियम से हमने पढ़ा था, अभिक्रिया का वेग नियम। तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, आप जानते हैं कि माइनस डी आर अपॉन में क्या होता है, डी टी होता है, कि माइनस डी आर अपॉन में क्या होता है, डी टी। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता यानी आर क्या हो जाएगा, जीरो। भी कहने का मतलब यहाँ इसकी सांद्रता क्या है, यानी इसके घातांकों का योग क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इस अभिकारक की घातांक का मान कितना है, यहाँ पर जीरो है। कितना है, जीरो। इसका मतलब यहाँ प्रोपोर्शनल टू ये आर जीरो है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा ना। तो अपने पास में क्या आएगा, माइनस डी आर अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी इक्वल क्या आएगा, के जीरो क्या आ जाएगा, आर जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आर जीरो है, ठीक है ना, तो इसकी घातांक का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको हम यहाँ से जीरो मान सकते हैं, भी इसको न लिखें तो भी अपना काम चल सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास में आ जाएगा माइनस डी आर इक्वल क्या आ जाएगा, के जीरो क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा, डी आर इक्वल क्या आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, के जीरो डी टी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की, क्या बोलते इसको, इसे बोलते हैं अभिक्रिया की अवकलित समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। तो ये होती है अपने पास अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने पास में क्या हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी परमाणु, अणु या फिर क्या होते हैं, आयन होते हैं, उनके घातांकों का योग यदि क्या होता है, शून्य होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कहा कि कोई भी माना रासायनिक अभिक्रिया है तो आर केमिकल रिएक्शन यानी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से कोई भी अभिकारक है वो क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा, पी।
ठीक है। तो वेग नियम से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, डी टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर जीरो, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक की घातांक का मान कितना है, जीरो है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के जीरो और क्या आ जाएगा, आर जीरो, यानी अभिकारक की सांद्रता का योग कितना है, जीरो है। तो हम आर जीरो क्या मान सकते हैं, जी एक मान जीरो मानेंगे, तो इसका मतलब यहाँ इसको नए लिखें तो अपना काम चल सकता है। तो माइनस डी आर इक्वल क्या हो जाएगा, के जीरो क्या आ जाएगा, डी टी, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आर इक्वल क्या आएगा, माइनस जीरो डी टी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की वेग अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। अब हमने क्या कहा कि इसको हमने माना समीकरण नंबर 1। तो ये क्या कह रहा है कि समीकरण 1 का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समीकरण 1 का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, या समाकलन करने पर, ठीक है। तो इसका समाकलन करोगे तो आपके पास में क्या रिएक्शन है, ये है आपके पास डी आर इक्वल टू माइनस के जीरो क्या है, डी टी, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन लेंगे, क्या आ जाएगा, डी आर इक्वल क्या आ जाएगा, समाकलन क्या आएगा, के जीरो क्या आ जाएगा, डी टी। तो इसको बाद ले आते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, समाकलन डी आर इक्वल क्या आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, समाकलन क्या आ जाएगा अपने पास, के जीरो क्या हो जाएगा, डी टी। इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ से इसके हम क्या करेंगे, डी के सापेक्ष आर का, और यहाँ टी के सापेक्ष क्या कर देंगे, डी के सापेक्ष करेंगे, टी का समाकलन करेंगे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी आर इक्वल क्या आएगा, माइनस के जीरो टी प्लस में क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2। इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2 कहेंगे। क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2। भी कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण नंबर 1 का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो c इक्वल क्या होता है, c इक्वल होता है समाकलन स्थिरांक, c इक्वल क्या होता है, समाकलन स्थिरांक होता है। भी यहाँ पर c क्या होता है, समाकलन स्थिरांक होता है, ठीक है। और k जीरो क्या होता है, यहाँ पर जो के जीरो है वो क्या होता है, समाकलन स्थिरांक क्या देगा, नियतांक, क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट होता है, यानी क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने पास क्या समीकरण थी कि डी आर इक्वल टू माइनस के जीरो डी टी, इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के जीरो, तो इसका मतलब हम समाकलन करेंगे तो अपने पास रिएक्शन क्या आ जाएगा, डी आर इक्वल जाएगा माइनस क्या आ जाएगा, के जीरो टी प्लस में क्या आ जाएगा, सी। इसको हमने क्या माना, समीकरण नंबर 2। ये क्या कह रहा है, यदि, ये क्या कह रहा है, यदि c इक्वल टू क्या हो जाए, आर जीरो, यानी प्रारंभिक सांद्रता, c इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता, कब, t इक्वल टू 0 समय तक। b ये क्या हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता के लिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इसका मान हम कहाँ रख देते हैं, b इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी आर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के जीरो टी, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, आर जीरो, क्या आ जाएगा, आर जीरो, ठीक है। तो अपने पास में ये आ गया कंपाउंड, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। भी कहने का मतलब कोई भी अभिकारक है, ठीक है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता t0 पर क्या हो जाएगी, उसकी प्रारंभिक सांद्रता, और r उसकी क्या होती है, अंतिम सांद्रता, r उसकी क्या होती है, अंतिम सांद्रता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में समीकरण बन गई r0। तो ये क्या कह रहा है कि k0t इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, भी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अपने वैल्यू निकाली, k0t इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास में आ जाएगा r0 और माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, r, ठीक है। अगर मैं यहाँ से किसका मान निकालना था, क्या k0, तो k टू क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा, r0 माइनस में क्या आ जाएगा, r अपॉन में क्या आ जाएगा, t, क्या आ जाएगा, r अपॉन में क्या आएगा, t। तो कहने का मतलब
तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो प्रारंभिक सांद्रता होती है, क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। जब वो अंतिम समय की बात करते हैं, यानी जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है तो पहले अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है, फिर सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, फिर सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। तो कहने का मतलब अपने पास में क्या आ गया यहाँ पर, अपने पास में यहाँ पर आ गया K0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R0 माइनस में क्या आएगा, R अपॉन में क्या आ जाएगा, T, क्या आ जाएगा, T, ठीक है। तो इसके साथ देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि अपने पास नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखिए, हाँ भाई याद है, दिख रहा है क्या, ए झंडू बम दिख रहा है, आगे और भी दिख रहा है क्या, ज्यादा मत जाओ, तो मिटाना पड़ेगा, हाथ तो दिख रहा होगा, ये पूरा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये सही है, कोई माइनस तो निकल तो नहीं है, रट्टा है मैंने ये समझा दिया कि हाँ। तो हम देखते हैं कि K0 इक्वल टू क्या होता है, R0 माइनस में R अपॉन में T। तो ये क्या होती है, समाकलित वेग समीकरण होती है, क्या होती है, समाकलित वेग समीकरण। यदि हम कहते हैं, यदि सॉरी, यदि हम ये कहते हैं कि कोई भी R0 कंपाउंड है, यानी इसकी प्रारंभिक सांद्रता ये है, तो प्रारंभिक सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा, A, क्योंकि इसकी सांद्रता को हम क्या मानते हैं, A मानते हैं। तो कहने का मतलब T0 पर इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। तो जब इसको हम क्या करेंगे, समय को बढ़ाएंगे तो सांद्रता में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस में क्या आ जाएगा, X। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, भी कोई प्रकार की समस्या नहीं आ रही है कि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आएगा K0T इक्वल क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा A और क्या आएगा, A माइनस में X, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में आ जाएगा K0T, क्या आ जाएगा, K0T इक्वल A माइनस में क्या आएगा, A और प्लस में क्या आ जाएगा, X। इसको हम क्या मान सकते हैं, 0। अपने पास में क्या आएगा, K0T इक्वल टू क्या आ जाएगा, X। अगर हम यहाँ से K0 का मान निकाल लें तो K0 क्या आ जाएगा, X अपॉन में क्या आ जाएगा, T, क्या आ जाएगा, X अपॉन में T, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए रैखिक समीकरण क्या हो जाएगी, तो रैखिक समीकरण क्या होती है, तो रैखिक समीकरण होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस में क्या आता है, c, क्या आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में क्या आता है, c। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो समय क्या हो जाता है, t, समय क्या हो जाता है, t, ठीक है। और सांद्रता c के मध्य क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो क्या आएगी, सीधी रेखा। इसके ऊपर ढाल क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है यहाँ पर थीटा। तो कहने का मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास ये हो जाता है x अपॉन में t डॉट क्या आ जाएगा, K0। तो ये इसका क्या हो जाता है, स्लोप, यानी इसका क्या हो जाता है, ढाल हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये अपने पास में क्या होती है, शून्य कोटि रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है,
ठीक है। फिर शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकलित समीकरण क्या होती है, फिर शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अपने पास अवकलित संवेग समीकरण आया उसका हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो समाकलन किया तो इसका मतलब अपने पास में क्या प्राप्त होगी, समाकलित वेग समीकरण। फिर इसने ये कहा किसी अभिकारक के लिए यदि सांद्रता R इक्वल टू क्या होती है, A होती है, क्योंकि प्रारंभिक समय में सांद्रता क्या होती है, A मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। फिर वो अगर क्या होगी, अंतिम समय में जाएंगे तो अंतिम समय पर क्या हो जाएगी, सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी तो क्या हो जाएगा, A माइनस में क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो R इक्वल टू हमने क्या मान लिया, A, और R इक्वल टू क्या मानेंगे, A माइनस में X। फिर हमने ये कहा कि K0 क्या होता है, K0 शून्य कोटि अभिक्रिया का नियतांक यानी कांस्टेंट होता है। K0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस में X हो जाएगा। फिर हमने इसको सोल्व किया तो अपने पास में क्या आएगा, K0 इक्वल टू क्या आएगा, A माइनस में A अपॉन में क्या है, प्लस में क्या आएगा X, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अपने पास में क्या आएगा, K0 इक्वल टू क्या आएगा X, और K0 का X अपॉन में क्या आएगा T। फिर हम देखते हैं कि अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए रैखिक समीकरण क्या होती है, रैखिक समीकरण होती है y इक्वल टू mx प्लस में क्या होता है, c होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम ग्राफ की बात करें तो ये क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे, समय और सांद्रता के मध्य क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि समय के साथ में सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसका हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ढाल निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा x, और ये क्या हो जाएगी डेल्टा t हो जाएगी, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, x अपॉन में t डॉट क्या आएगा, k0, इसका स्लोप क्या हो जाता है अपने पास tan थीटा, ठीक है। तो अपने पास में ये क्या थी, शून्य कोटि अभिक्रिया, क्या थी ये, शून्य कोटि अभिक्रिया। इसके साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, अणु या आयन के घातांकों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने परमाणु हैं या अणु हैं या आयन हैं, उनकी सांद्रताओं का घातांक कितना होता है, 1 होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। भी कहने का मतलब है कोई भी अणु है, ठीक है, या कोई परमाणु है, ठीक है, या कोई आयन है, तो इन सब के सांद्रताओं का घातांक का योग कितना होता है, इनके घातांक का योग कितना होता है, 1 होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि माना कोई रिएक्शन अपने पास, माना कोई रिएक्शन है तो अपने पास में क्या हो जाएगा R, तो R अभिकारक से क्या बन जाएगा, P उत्पाद बन जाएगा। तो ये अपने पास में होता है अभिकारक, ये अपने पास में क्या होता है, अभिकारक, और P अपने पास में क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वेग नियम से, किससे, वेग नियम से, तो वेग नियम क्या होता है, आपको पता है कि वेग नियम क्या होता है, वेग नियम होता है कि माइनस dr अपॉन में क्या होता है, dt। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, dA अपॉन में क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है। समानुपाती अपने पास में क्या, प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, a की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस dA अपॉन में क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू क्या आएगा, K1 क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, K1 क्या आ जाएगा, A। तो यहाँ पर 1 न लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कहने का मतलब घातांक का मान कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में आ जाएगा dA अपॉन में क्या आ जाएगा, अपने पास में A, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, K1 dt, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया अपने पास है समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि K1 इक्वल टू क्या होता है, नियतांक होता है। भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, कांस्टेंट है। भी कहने का मतलब K1 का मान कितना हो जाएगा, तो K1 है, तो उस अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा अपने पास, K1 क्या आ जाएगा, अपने पास कांस्टेंट का मान क्या आ जाएगा, K1। अब क्या कर रहा है, समीकरण 1 का क्या कर देंगे, समाकलन। समीकरण 1 का क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर
तो समीकरण एक अपने पास में ये है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो क्या लगाएंगे, साइन आएगा, समाकलन क्या आएगा अपने पास, डी ए अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास में ए इक्वल क्या आएगा, समाकलन माइनस क्या आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा डी टी, क्या आ जाएगा केवल डी टी। तो इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसको आगे ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं अपने पास, ये आ जाएगा समाकलन डी ए अपॉन में क्या आ जाएगा ए इक्वल, यहाँ माइनस को बाहर ले आओ तो माइनस समाकलन क्या आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा डी टी, क्या आ जाएगा केवल डी टी। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे अपने पास में क्या आएगा, डी ए अपॉन में क्या आएगा, ये भी कहने का मतलब यहाँ से कितना बचेगा, एक इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास माइनस क्या आ जाएगा, केवल टी प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो यहाँ पर सी इक्वल टू क्या होता है, समाकलन स्थिरांक होता है। सी इक्वल टू क्या होता है, समाकलन स्थिरांक। और केवल इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, log ई इक्वल टू माइनस केवल टी अपॉन में क्या आएगा सी। इसे समीकरण नंबर कितने मानेंगे, समीकरण नंबर 2 होगी। यदि ये क्या कह रहा है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता किसके होगी, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये क्या कहेगा कि ये हो जाएगी समीकरण 3। तो समीकरण 3 का मान किसमें रख दिया जाए, 2 के अंदर। अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में आएगा log ई क्या आ जाएगा ए इक्वल टू क्या आएगा माइनस केवल टी और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास में ए नोट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ले आता हूँ तो केवल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा ए नोट, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा log ई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा log ई माइनस में क्या आ जाएगा log ई क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। मेरे पास में क्या आ जाएगा, K1 T इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा log ई क्या आएगा ए नोट अपॉन में क्या आ जाएगा ए। इसको मान ले समीकरण नंबर 5। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 5। तो आगे देखिए कि अपने यहाँ तक जो हमने पढ़ा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में इसकी सांद्रता का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस टी अपॉन टी ए केवल क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा केवल ए। इसको हमने क्या कर दिया, इसको बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण। इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, अपने पास में ये प्राप्त हो गया, ठीक है। ये अपने पास में क्या हुआ प्राप्त, समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। तो देखिए आगे अपने पास में क्या आ जाएगा, K1 इक्वल टू क्या आएगा 2.303 टी log 10 क्या आ जाएगा, ये तो आएगा। तो देखिए समीकरण नंबर 5 है, तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log e को हम क्या कर सकते हैं log 10 बेस में चेंज करेंगे तो K1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 टी log 10 क्या आ जाएगा A0 अपॉन में क्या आएगा A। तो ये क्या कह रहा है कि ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है समाकलित वेग समीकरण। क्या कहलाती है, ये समाकलित वेग समीकरण। ये कहलाती है समाकलित वेग समीकरण। ये क्या कह रहा है कि यदि आपके पास में ए जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, और ए इक्वल टू क्या हो जाता है ए माइनस में एक्स, की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो अपने पास में क्या आएगा K1 इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन में टी और क्या आ जाएगा log 10 अपॉन क्या आएगा ए अपॉन में क्या आ जाएगा ए माइनस में एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से यदि हम चेंज करें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में log 10 ए अपॉन में क्या आएगा ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K 2.303 अपॉन में क्या आएगा K1 टी, ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के रैखिक समीकरण की बात करें, क्या करें, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है अपने पास y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस में क्या होता है c। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखिए तो वही अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास रहेगा a अपॉन में a माइनस में x सांद्रता, ठीक है। और यहाँ पर x क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या आएगा समय क्या आएगा t, समय क्या आ जाएगा t आ जाएगा।
तो इनके मध्य क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो अपने पास में ढाल क्या आएगा, स्लोप क्या आ जाता है, tan थीटा। अपने पास में क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा K1